नमस्कार साथियों, गुरुजी ज्ञान क्लासेस फॉर यू में आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, आज की जो क्वेश्चन है पेपर फर्स्ट एलटी का जो भाग है 30 एमसीक्यू पूछे जाएंगे 30 नंबर के। तो मैंने ये वीडियो बहुत मेहनत करने के बाद बनाई है, आप लोगों के लिए बहुत अच्छी लगेगी। तो पहला प्रश्न की शुरुआत करते हैं। जीन पियाजे के सिद्धांतों के अनुसार अनुकूल की दो मूल प्रक्रियाओं को समाहित करता है। तो साथियों, यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। सटीक ऑप्शन को आपको भी सॉल्व करना है और चेक करना है कि आपके कितने नंबर इनमें से सही हो रहे हैं। तो जीन पियाजे के सिद्धांतों के अनुसार अनुकूल की दो मूल प्रक्रियाओं को समाहित करता है। साथियों, हम सटीक ऑप्शन पे ही टिक करेंगे तो पहला ऑप्शन ही सटीक हो जाएगा, समायोजन व समावेशन। समायोजन व समावेशन। बढ़ते हैं साथियों अगली प्रश्न संख्या पे। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? सृजनात्मकता की पहचान का जो प्रमुख लक्षण क्या है? 4 ऑप्शन आपके सामने है साथियों, आंसर आप भी दीजिए फटाफट, समय देंगे हम आपको थोड़ी बहुत। तो साथियों, इसका जो राइट ऑप्शन है, राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन ऑप्शन नंबर 4 राइट है कि सृजनात्मकता की पहचान का जो प्रमुख लक्षण है वो है अपसारी चिंतन। बढ़ते हैं साथियों अगली प्रश्न संख्या पे। अगला प्रश्न है, निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? साथियों, अध्यापन और अधिगम ये दोनों प्रक्रियाएं हैं। सबसे प्रभावशाली माध्यम इनमें से कौन होगा? ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ आपके सामने है। सटीक ऑप्शन आपको भी जल्दी जल्दी बताना है। तो साथियों, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ वाला, संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना ये अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम है। बढ़ते साथियों अगली प्रश्न संख्या पे। अगला प्रश्न है, जेंडर डैश करके लिखा है, क्या है करके। जेंडर क्या है? पहला है एक आर्थिक अवधारणा है, एक जैविक निर्धारक है, एक मनोवैज्ञानिक सत्ता है, एक सामाजिक संरचना है। साथियों, आपको बताना है कि जेंडर क्या है समाज में, तो एक सामाजिक संरचना है। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। बढ़ते अगली प्रश्न संख्या पे। अगला प्रश्न है साथियों, संवेग एवं ज्ञान एक दूसरे से डॉट 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 होते हैं। संवेग और ज्ञान एक दूसरे से होते हैं। पहला है पूर्णतः अलग है, स्वतंत्र है, सन्निहित है, संबंधित नहीं है। तो संवेग और ज्ञान एक दूसरे से क्या हो जाएगा? राइट आंसर को आपको टिक लगाना है साथियों। तो ऑप्शन नंबर थर्ड राइट हो जाएगा, सन्निहित। सन्निहित हैं। संवेग और एवं ज्ञान एक दूसरे से सन्निहित हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, कह रहा है। तो पहला है विकास जीवन प्रयत्न होता है, राइट है। विकास परिवर्तीय होता है, ये भी राइट है। विकास आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है, ये भी सही है। साथियों, तीनों ऑप्शन राइट है। विकास का सिद्धांत नहीं है कह रहा है, तो ऑप्शन नंबर लास्ट आपका यहाँ पर ऑप्शन राइट हो जाएगा। विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इससे प्रभावित नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर है। बढ़ते हैं साथियों अगली प्रश्न संख्या पे। अगला प्रश्न है, किस अवधि के दौरान विचार अमूर्त और आदर्शवादी हो जाते हैं? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है कि कौन सी अवधि है वह कि जिसके दौरान जो विचार होते हैं वो अमूर्त और आदर्शवादी हो जाते हैं। तो कौन सी अवस्था होगी साथियों, आपको बताना है। शैशवावस्था या प्रारंभिक बचपन या मध्य बचपन या किशोरावस्था। क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझना है। तो विचार जो होते हैं अमूर्त और आदर्शवादी हो जाते हैं साथियों, ऑप्शन नंबर 4 के साथ चलेंगे, किशोरावस्था के दौरान। किशोरावस्था आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूजीसी की स्थापना कब हुई? साथियों, ये बहुत बार मैंने वीडियो में बता दिया है कि जो यूजीसी यूजीसी की स्थापना कब हुई। पहला ऑप्शन है 1953, ऑप्शन नंबर बी है 1956, ऑप्शन नंबर थर्ड है 1953, ऑप्शन नंबर लास्ट है 1965। देखिए साथियों, आप टीचर बनने जा रहे हैं, आपको ये क्वेश्चन का आंसर तो आता ही होगा। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि यूजीसी की स्थापना कब हुई, तो आपको ये आंसर खुद बताना है साथियों। बढ़ते अगले प्रश्न संख्या पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे बहुत दमदार कि मांटेसरी का जन्म किस देश में हुआ? मांटेसरी का जन्म किस देश में हुआ? इंग्लैंड में हुआ या अमेरिका में हुआ या इटली में हुआ या फ्रांस में हुआ?
साथियों मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था ये क्वेश्चन कि मॉन्टेसरी का जन्म किस देश में हुआ। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने है, आपको सटीक ऑप्शन को बिल्कुल यहाँ पे सॉल्व करना है। 1 नंबर परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो मॉन्टेसरी का जन्म किस देश से हुआ, आपको आंसर बताना है। तो साथियों इसमें राइट आंसर हो जाएगा थर्ड के साथ इटली। तो मॉन्टेसरी जो है इटली देश की थी। इटली इटली आपको याद रखना है। अगला साथियों इसकी ट्रिक आप इस तरह से ले सकते हैं, जैसे मांट है ना, तो यहाँ पे टॉ आ रहा है, तो यहाँ से टॉ से इटली, टॉ से थोड़ी वो कर लेना दिमाग से कि इटली इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है साथियों, बुग्याल की मदर टेरेसा के नाम से कौन सी महिला प्रसिद्ध है। पहला है बीना देवी, नैना देवी, बिंदुली और रूपा देवी। तो साथियों आपको बताना है कि बुग्याल की मदर टेरेसा के नाम से कौन सी महिला प्रसिद्ध है। ऑप्शन आप सामने है, सटीक ऑप्शन उत्तराखंड एलटी पेपर में 10 नंबर का आपको उत्तराखंड देखने को भी मिलेगा। तो आंसर बताओ साथियों फटाफट, बुग्याल की मदर टेरेसा के नाम से कौन सी महिला प्रसिद्ध है। सटीक ऑप्शन है आपका लास्ट वाला, रूपा देवी। रूपा देवी को ही बुग्याल की मदर टेरेसा कहा जाता है। बढ़ते साथियों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि सप्तऋषि मंदिर उत्तराखंड में कहाँ स्थित है। सप्तऋषि 7 ऋषि हरिद्वार में है, या पौड़ी गढ़वाल में है, या उत्तरकाशी में है, या रुद्रप्रयाग में है। तो सप्तऋषि मंदिर कहाँ हो सकता है साथियों। तो आपका सटीक ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हरिद्वार में। हरिद्वार में ही सप्तऋषि मंदिर स्थित है। बढ़ते साथियों अगली प्रश्न संख्या पे। अगला प्रश्न है शिक्षा मनोविज्ञान का कि एक प्रगतिशील कक्षा में आकलन होता है। एक प्रगतिशील कक्षा का जो वातावरण है वहां पे जो आकलन होता है कैसा होगा। आपको बिल्कुल राइट ऑप्शन बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने है साथियों। हम केवल सटीक ऑप्शन को कहीं कहीं पे करेंगे, एनर्जी बचाने की कोशिश करेंगे अपनी, कि एक प्रगतिशील कक्षा में आकलन होता है। सटीक ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकंड जो हो जाएगा, गतिशील होता है, मोटिव होता है, गतिशील होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या पे। अगला प्रश्न है शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलाए। बहुत अच्छा स्टेटमेंट है साथियों। शिक्षा वह है बल जो मुक्ति दिलाए, किसने कहा। रूसो ने कहा, या विवेकानंद ने कहा, या शंकराचार्य जी ने कहा, या महात्मा गांधी ने कहा। ये सारे दार्शनिक हैं साथियों, इनकी मुख्य परिभाषाएं हैं। बहुत एलटी परीक्षा के लिए कहीं ना कहीं आपको 2-3 स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलाए किसने कहा। तो साथियों इसका सटीक ऑप्शन हो जाएगा, आप भी चेक करिए, शंकराचार्य। शंकराचार्य जी कहते हैं कि शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलाए। शंकराचार्य आपका यहाँ पे राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है साथियों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि दर्शन की सहायता के अभाव में शिक्षा सही मार्ग पर नहीं चल सकती, किसने कहा। कौन से ऐसे महान दार्शनिक थे जिन्होंने कि दर्शन शास्त्र को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान दिया और उन्होंने कहा कि दर्शन की सहायता के अभाव में या के बिना शिक्षा सही मार्ग पे नहीं चल सकती है। स्टेटमेंट किसका है, प्लेटो का है, या जेंटिल का है, या हर्बर्ट स्पेंसर का है, या राधा कृष्णन का है। यहाँ पे थोड़ी बोबो गलत लगा है। तो साथियों आपको राइट ऑप्शन बताना है। तो जेंटिल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। जेंटिल कहते हैं कि दर्शन की सहायता के अभाव में शिक्षा सही मार्ग पे नहीं चल सकती, ये जेंटिल ने कहा। बढ़ते साथियों अगली प्रश्न संख्या पे। अगला प्रश्न है कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य मनुष्य की मूल प्रवृत्तियों का उदात्तीकरण करके उन्हें वांछित मार्ग पर लाना है, किसने कहा। तो साथियों आपने पढ़ा होगा जो मूल प्रवृत्तियां से रिलेटिव जो मनोवैज्ञानिक हैं वो कौन है। तो ऑप्शन 4 ऑप्शन है आपके सामने, आपको सटीक ऑप्शन देना है कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य मनुष्य की मूल प्रवृत्तियों का उदात्तीकरण करके उन्हें वांछित मार्ग पे लाना है, किसने कहा था। सटीक ऑप्शन है साथियों मैकडूगल ने। मैकडूगल आपका यहाँ पे बिल्कुल ही राइट ऑप्शन है। बढ़ते अगली प्रश्न संख्या पे। अगला क्वेश्चन है साथियों कि एनसीसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन कि एनसीसी नेशनल कैडेट कोर, तो एनसीसी की शुरुआत किस सन हुई। 1948 में, 1958 में, 1968 में, 1978 में। साथियों विद्यालयों में एनसीसी कार्यक्रम भी चल ही रहा है। कक्षा 9 से ये कार्यक्रम स्टार्ट होता है और उच्च विद्यालयों में भी चलता है। तो आपको बताना है साथियों कि ये क्वेश्चन एलटी की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एनसीसी की शुरुआत कब हुई, ऑप्शन आपके सामने है। सटीक ऑप्शन है पहला कि 1948 जब देश आज़ाद हुआ, उसकी नेक्स्ट बाद 1948 में ही एनसीसी की शुरुआत हो गई थी। बढ़ते अगले क्वेश्चन संख्या पे। अगला क्वेश्चन है कि श्री अरविंद आत्मा को किस रूप में मानते थे। अरविंद जो है आत्मा को किस रूप में मानते थे। पहला है ब्रह्मा के अंश के रूप में, चित्त के रूप में, चित्त धन आनंद के रूप में, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों अरविंद आत्मा को किस रूप में मानते थे, ऑप्शन आपके सामने है। सटीक ऑप्शन हो जाएगा आपका थर्ड वाला, चित्त धन आनंद। तो अरविंद आत्मा को चित्त धन आनंद के रूप में मानते थे।
बढ़ते हैं अगली प्रश्न संख्या पे। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण कम अवधि कम शिक्षण क्रियाओं वाली प्रविधि है, किसने कहा था? तो DWLN ने कहा था, या BM शोर ने कहा था, या DD तिवारी ने कहा था, या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों आपको सटीक ऑप्शन ढूंढना है कि सूक्ष्म शिक्षण कम अवधि कम शिक्षण क्रियाओं वाली प्रविधि है, तो किसने कहा होगा, आपको यहाँ पे सटीक ऑप्शन ढूंढना है। तो ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा आपका BM शोर ने, BM शोर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, किस वेद में तत्व मीमांसा एवं ज्ञान मीमांसा संबंधी मंत्र अधिक हैं? कौन सा वेद है जिसमें तत्व मीमांसा एवं ज्ञान मीमांसा से संबंधित मंत्र अधिक हैं? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। तो सटीक ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऋग्वेद। ऋग्वेद आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, छोटी बच्चों की शिक्षा हेतु विद्यालयों को गृह का रूप देना चाहिए, किसने कहा था? जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों की शिक्षा हेतु विद्यालयों को घर का रूप देना चाहिए, किसने कहा था? जो सटीक ऑप्शन है तो मांटेसरी ने कहा था। मांटेसरी आपका राइट आंसर है। और अभी पढ़ा हमने कि मांटेसरी किस देश की निवासी हैं? तो इटली की। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में शैक्षिक टेलीविजन का शुभारंभ कब हुआ? साथियों मैंने क्वेश्चन बता दिया है, आपको आंसर खुद बताना है कमेंट सेक्शन में कि भारत में शैक्षिक टेलीविजन का शुभारंभ कब हुआ। 1949 में हुआ, या 1969 में हुआ, या 1959 में हुआ, या 1979 में हुआ। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको सटीक ऑप्शन ढूंढना है, कमेंट करना है, और मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ इसे। अगला क्वेश्चन है कि भारत में जनसंख्या शिक्षा को राष्ट्रीय कार्यक्रम से कब जोड़ दिया गया? तो भारत में जो जनसंख्या शिक्षा है उसको राष्ट्रीय कार्यक्रम में कब जोड़ दिया गया होगा? 1960 में, या 1965 में, या 1980 में, या 1985 में। साथियों मैंने पिछली वीडियो में ही ये बताया है, आपको चेक करना है कि आपको याद हुआ नहीं हुआ। तो ऑप्शन नंबर सटीक देखें तो 1980 में ही भारत में जनसंख्या शिक्षा को राष्ट्रीय कार्यक्रम में जोड़ा गया। अगला प्रश्न देखें, डी स्कूलिंग सोसाइटी के लेखक कौन है? डी स्कूलिंग सोसाइटी के लेखक कौन हो जाएगा? तो आपको ऑप्शन देना है राइट, इवान इलिच। बढ़ते साथियों अगली प्रश्न संख्या पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे, फ्रोवेल की दृष्टि से शिक्षा का सर्वप्रथम उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो फ्रोवेल की दृष्टि से शिक्षा का जो सर्वप्रथम उद्देश्य होना चाहिए, पहला है शारीरिक विकास, मानसिक विकास, आत्मिक विकास और इंद्रिय प्रशिक्षण। साथियों मैंने ये क्वेश्चन भी आपको किया हुआ है, बस थोड़ी हमें रिवीजन करना है। तो सटीक ऑप्शन हो जाएगा आपका आत्मीय विकास। ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर कि फोरवेल की दृष्टि से शिक्षा का जो प्रमुख उद्देश्य है वो क्या है? आत्मीय विकास करना। अगला क्वेश्चन देखें और आज का ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं साथियों, प्रयोजनवादियों ने शिक्षा के किस आधार पर सबसे अधिक बल दिया? जो प्रयोजनवादी थे जैसे डाल्टन वगैरह, तो इन्होंने सबसे अधिक शिक्षा के किस आधार पर बल दिया? तो इन्होंने दिया सामाजिक आधार पर। तो साथियों ये 20+ शिक्षा मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र पर रिलेटिव वीडियो है जो कि आगामी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों। और भी तमाम वीडियो आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं, और मैंने लगभग 1-2 महीने पहले से शुरुआत कर दी थी वीडियो की, तो बहुत सारे क्वेश्चनों का ठीक ठाक लेवल है। आप पूरे प्लेलिस्ट में जा कर के पढ़ सकते हैं। जो क्वेश्चन आपको टफ लगते हैं उसको आप अपनी कॉपी पे नोट करते रहिए, और आने वाले टाइम पे आपका फ्यूचर अच्छा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।